व्यूअर्स, आप सभी का कैमूर क्यूज में स्वागत है। आज हम लोग साइंस का धाकड़ क्यूज करेंगे। कृपया आप लोग बताइएगा। चलिए बोलिए। पेचिस जो है कौन से अंग को प्रभावित करता है? पेचिस आंत को प्रभावित करता है। मलेरिया जो है किस अंग को प्रभावित करता है? आरबीसी और तिल्ली को। आरबीसी और तिल्ली को प्रभावित करता है। मलेरिया के परजीवी का नाम? प्लाज्मोडियम। मलेरिया के परजीवी का नाम प्लाज्मोडियम। मलेरिया का वाहक मच्छर कौन सा है? मादा एनोफ्लिज मच्छर। जब मलेरिया हो जाएगा तो क्या होगा? ठंड के साथ बुखार आएगा। ठंड के साथ बुखार, यानी कि इसका लक्षण क्या है? ठंड के साथ बुखार। बताना है कि काला जार जो है किसको प्रभावित करता है? अस्थि मज्जा को। अस्थि मज्जा को। बताना है इसमें इसका लक्षण क्या है? तो तेज बुखार होगा। लक्षण कहेगा तो तेज बुखार। कालाजार का वाहक जो है कौन सा है? बालू मक्खी है। बालू मक्खी, सैंड फ्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है कि इसके परजीवी का नाम क्या है? कालाजार के परजीवी के नाम? लिस्मेनिया डोनावानी। लिस्मेनिया डोनावानी। नेक्स्ट बताना है कि सिफिलिस जो है किसको प्रभावित करता है? सीसन को। सीसन। सिफिलिस जो है किसको प्रभावित करता है? सीसन को। इसके जीवाणु का नाम बताइए। टैपोनमा पैलिडम। टैपोनमा पैलिडम। इसमें इसका लक्षण है सीसन में घाव हो जाता है। सीसन में घाव हो जाएगा। बताइए कि हाइजा किसको प्रभावित करता है? आंत को प्रभावित करता है। इसके जीवाणु का नाम? विब्रियो कालेरा। विब्रियो कालेरा हो जाएगा। हाइजा को कॉलरा बोलते हैं, इसलिए इसका जीवाणु का नाम विब्रियो कालेरा। इसमें आपको लक्षण है लगातार दस्त तथा उल्टिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताना है कि डिप्थीरिया जो है किसको प्रभावित करता है? गला को, श्वास नली को। डिप्थीरिया कहेगा तो गला या श्वास नली। ठीक है। इसके जीवाणु का नाम क्या है? कोरेनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। कोरेनी बैक्टीरियम डिप्थीरी है। चलिए बताना है कि प्लेग जो है किसको प्रभावित करता है? प्लेग है फेफड़ा कार्बा दोनों पैरों के बीच। फेफड़ा हो जाएगा, कार्बा दोनों पैरों के बीच हो जाएगा प्लेग। इसमें जीवाणु का नाम क्या है? तो पास्चुरेला पेस्टिस। पास्चुरेला पेस्टिस। बताइए कि प्लेग का वाहक जो जीव है कौन सा हो जाएगा? चूहा हो जाएगा। प्लेग जो है चूहा के पिस्सों से भी फैलता है। नेक्स्ट आपको बताना है कि काली खांसी जो है इससे प्रभावित कौन सा अंग है? काली खांसी श्वसन तंत्र हो जाएगा। काली खांसी से श्वसन तंत्र। इसके जीवाणु का नाम? हीमोफिलस परटूसिस। हीमोफिलस परटूसिस। लगातार खांसी आना हो जाएगा काली खांसी में। चलिए बताइए कि पोलियो जो है इसके विषाणु का नाम? पोलियो वायरस हो जाएगा। पोलियो वायरस। इसके विषाणु का नाम है पोलियो वायरस। डेंगू ज्वर के विषाणु का नाम? अरबो वायरस। अरबो वायरस। डेंगू ज्वर के विषाणु का नाम अरबो वायरस। नेक्स्ट आपको बताना है ट्रेकोमा जो है किसको प्रभावित करता है? आंख को। ट्रेकोमा हो गया, ग्लूकोमा हो गया, जीरेप्थेल्मिया हो गया, शुष्क छिपाक हो गया, ये सारे किसको प्रभावित करते हैं? आंख को। नेक्स्ट बताना है कि मेनिंजाइटिस जो है किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क को। इसमें भी तेज बुखार आ जाएगा। नेक्स्ट बताना है कि रेबीज किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को। इसका वायरस का नाम? रेब्डो वायरस। रेबीज को अन्य नाम, इस बीमारी का अन्य नाम क्या है? हाइड्रोफोबिया, यानी कि जल आतंक कहते हैं। यानी जल आतंक, यानी जल से डर लगना। नेक्स्ट आपको बताना है गलसोथ जो है, गलसोथ किस ग्रंथि को प्रभावित करता है? पैराथायराइड ग्रंथि को। गलसोथ जो है किस ग्रंथि को? तो पैराथायराइड ग्रंथि को। नेक्स्ट आपको बताना है चेचक जो है किसको प्रभावित करता है? संपूर्ण शरीर को। त्वचा यानी संपूर्ण शरीर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है इन्फ्लुएंजा जो है इसके वायरस का नाम? मिक्सो वायरस। इन्फ्लुएंजा कहेगा तो मिक्सो वायरस हो जाएगा। चेचक के वायरस का नाम? वायरुएला वायरस। वायरियोला वायरस। आ छोटी माता कहेगा तो वायरिसेला हो जाएगा। वायरिसेला। नेक्स्ट आपको बताना है
कि खसरा जो है यह संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, तो इसके वायरस का नाम क्या है? मोरबीली वायरस। खसरा कहेगा तो मोरबीली वायरस। चलिए, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण। नेक्स्ट आपको बताना है कि कोढ़ जो है किसको प्रभावित करता है? कोढ़ संपूर्ण शरीर। ठीक है, तंत्रिका तंत्र त्वचा को। इसके जीवाणु का क्या नाम है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। नेक्स्ट आपको बताना है क्षय रोग जो है किसको प्रभावित करता है? क्षय रोग, क्षय रोग जो है आपको टीबी जिसे कहते हैं, तो टीबी फेफड़ा को प्रभावित करेगा। क्षय रोग जिसे हम लोग टीबी के नाम से जानते हैं, किसको प्रभावित करेगा? फेफड़ा को। नेक्स्ट आपको बताना है कि हैजा किसे प्रभावित करता है? हैजा आंत को प्रभावित करता है, हैजा आंत को प्रभावित करता है। तो इस नेक्स्ट आपको बताना है कि टीबी के जो बैक्टीरिया होता है यानी जीवाणु होता है उसका क्या नाम है? टीबी के जीवाणु का नाम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। चलिए, आपको बताना है कि निमोनिया जो है किसको प्रभावित करता है? फेफड़ा को। इसके जीवाणु का नाम क्या है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। चलिए, आपको बताना है कि हेपेटाइटिस या पीलिया जो है किसको प्रभावित करता है? यकृत को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस या पीलिया यकृत को। बताइए कि हमारे शरीर में जब यकृत जो है बिलिरुबिन लेना बंद कर देगा तो हमें कौन सा मतलब रोग हो जाएगा? पीलिया हो जाएगा। बिलिरुबिन एक प्रकार का पीला द्रव होता है जिसके कारण पीलिया होता है। नेक्स्ट आपको बताना है अपस्मार रोग के नाम से किस रोग को जानते हैं? अपस्मार रोग, मिर्गी को। अपस्मार रोग के नाम से किस रोग को जानते हैं? मिर्गी को। इस टेटनस को लॉकजा, टेटनस को लॉकजा के नाम से या धनुष टंकार भी कहते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है कि मिर्गी जब होगा तो इसमें होगा आपको मुंह से झाग आएगा, मल पेशाब इत्यादि हो सकता है। बताइए कि यह रोग आंख और मांसपेशियों के पक्षाघात का कारण बनता है, तो कौन सा रोग हो जाएगा? डिप्लोपिया हो जाएगा। डिप्लोपिया रोग में इसमें होता है आपको आंख को मांसपेशियों में पक्षाघात यानी कि पैरालिसिस हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है कीमोथेरेपी शब्द का जो है प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कीमोथेरेपी तो पाउल एहरलिच ने 2013 में। कीमोथेरेपी शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया? पाउल एहरलिच 2013 में। नेक्स्ट बताना है कि कैंसर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है? तो एक कार्सिनोमास, देखिए ध्यान से सुनिए, कैंसर 4 प्रकार के होते हैं। पहला है कार्सिनोमास, दूसरा है सार्कोमास, तीसरा है ल्यूकीमियास और चौथा है लिम्फोमास। तो कार्सिनोमास जो है इसकी उत्पत्ति उपकला ऊतकों से होती है, उपकला ऊतकों से कार्सिनोमास कैंसर। नेक्स्ट है सार्कोमास, यह है कैंसर संयोजी ऊतकों, अस्थियों और उपास्थीय पेशियों में होता है। ल्यूकीमिया जो है यह किसको प्रभावित करता है? तो ल्यूकोमोमाइटस में असामान्य वृद्धि के कारण ल्यूकीमियास कैंसर हो जाएगा। और लिम्फोमा जो है यह कैंसर लसिका गांठों और प्लीहा में होता है। नेक्स्ट बताना है रेडियो सक्रिय अस्टांशियम 90 के कारण कौन सा रोग होता है? रेडियो सक्रिय अस्टांशियम 90 के कारण कौन सा रोग होगा? तो अस्थि कैंसर। कौन सा रोग होगा? अस्थि कैंसर। एलिसा का फुल फॉर्म बोलिए। एलिसा टेस्ट किस में किया जाता है? एलिसा टेस्ट एड्स के उपचार में, ठीक है। तो एलिसा जो है एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट एसे होता है। एलिसा का फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट एसे। HIV का फुल फॉर्म बोलिए। ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिव वायरस होता है। तो HIV किसका वायरस है? एड्स का वायरस है। एड्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 1 दिसंबर को।
चलिए बताइए आप लोग कि टर्नर सिंड्रोम जो है किसको प्रभावित करता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? टर्नर सिंड्रोम में जो है आपको गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 45 हो जाएगा। 45 टर्नर, ठीक है, 4-5 45 हो जाएगा, समझ गए? टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। आज जब क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 1 बढ़ जाती है। तो क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम जो है किसको प्रभावित करता है? पुरुषों को, इसमें पुरुष बांझ हो जाता है, जबकि टर्नर सिंड्रोम में स्त्रियां बांझ हो जाती हैं। नेक्स्ट बताना है कि डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति जो होता है किस प्रकार का, कैसा व्यक्ति होता है? मंद बुद्धि का हो जाएगा, आंखें टेढ़ी हो जाएंगी, जीभ मोटी तथा अनियमित शारीरिक ढांचा हो जाएगा। बताइए कि किस सिंड्रोम में रोगी का ऊपर का ओठ बीच से कट जाता है? किस सिंड्रोम में? पटाउ सिंड्रोम में, ठीक है। पटाउ सिंड्रोम में जो है रोगी का जो ओठ है ऊपर से कट जाता है। नेक्स्ट आपको बताना है कि इटाई नामक रोग जो है किसके कारण होता है? किसकी अधिकता से? कैडमियम की अधिकता से। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है किसकी अधिकता से? नाइट्रेट की अधिकता से। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट। नेक्स्ट बताना है कि मिनी माता रोग किसके कारण? पारा की अधिकता से। मिनी माता रोग पारा की अधिकता से। नेक्स्ट आपको बताना है कि मंटू परीक्षण किसमें किया जाता है? ठीक है, टीबी में। मंटू परीक्षण कहेगा तो टीबी में हो जाएगा। विडाल टेस्ट कहेगा तो किस में किया जाता है? टाइफाइड में किया जाता है। विडाल टेस्ट टाइफाइड में। चलिए बताइए कि पटाखों में हरा रंग किसके कारण? बेरियम के कारण। पटाखों में लाल रंग किसके कारण? स्ट्रांसियम के कारण। पटाखों में पीला रंग किसके कारण? सोडियम के कारण। पटाखों में सफेद रंग कहेगा तो एल्युमिनियम के कारण। एल्युमिनियम हो जाएगा, कल ही दृष्टि में दे रहा था। हाँ, नेक्स्ट आपको बताना है कि राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है। राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर में हो जाएगा। केंद्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में हो जाएगा। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में हो जाएगा। केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान लखनऊ में हो जाएगा। बताना है कि वसा जो होता है ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल का एक क्या होता है? एस्टर होता है। वसा जो है ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल का एस्टर होता है। बताना है कि वसा सामान्य 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में होता है। यदि यह ठोस अवस्था में ना हो तो इसे क्या कहेंगे? तेल कहेंगे, ऑयल कहते हैं। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को कितना से कितना % ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए? 20 से 30%। 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। बताइए कि किस विटामिन की कमी से नेत्र प्रभावित होता है? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए और सी दोनों देता है, सी भी होता है। इस तरह अगर कहा जाए तो विटामिन ए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विटामिन ए में क्या पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है, जो कि हमारे गाजर में जो है कैरोटीन पाया जाता है, जो कि हमारे आंखों के लिए लाभदायक है। चलिए बताइए कि सबसे ज्यादा विटामिन सी जो है किस फल में पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है। नेक्स्ट बताना है कि विटामिन के का निर्माण जो है हमारे शरीर में किसके द्वारा होता है? कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। विटामिन के का निर्माण कोलन में बैक्टीरिया के संश्लेषण से होता है, और वहां पर अवशोषण भी होता है विटामिन के का। चलिए नेक्स्ट आपको बताना है कि एल्बुमिन जो है प्रोटीन, बताइए कि कितने प्रकार के होते हैं? प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सरल प्रोटीन, दूसरा है संयुग्मी प्रोटीन, और तीसरा है व्युत्पन्न प्रोटीन। तो बताना है कि एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन और हिस्टोन कैसा प्रोटीन है? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन और हिस्टोन यह सरल प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है? सरल प्रोटीन। नेक्स्ट बताना है कि क्रोमोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन कैसा प्रोटीन है? संयुग्मी प्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन कैसा प्रोटीन है?
संयुग्मी प्रोटीन है। नेक्स्ट बताना है कि प्रोटियंस, पेप्टोन और पेप्टाइड यह कैसा प्रोटीन है? तो व्युत्पन्न प्रोटीन। प्रोटीन कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के। बताइए ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेगा तो कौन सा शर्करा बनेगा? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज गुफुसु सुक्रोज बनेगा। ठीक है, गुफुसु। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बराबर सुक्रोज। नेक्स्ट बताना है कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बराबर माल्टोज बनेगा। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बराबर माल्टोज। नेक्स्ट बना है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज बराबर कौन सा शर्करा बनेगा? लैक्टोज बन जाएगा। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज बराबर लैक्टोज। चलिए आप लोगों को बताना है कि मैनोज ट्राइओज यह कौन सा शर्करा है? मोनोसैकराइड है। मोनोसैकराइड। शर्करा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड और पॉलीसैकराइड। तो बताना है कि मंड या स्टार्च, मंड या स्टार्च जो है कौन सा शर्करा है? पॉलीसैकराइड है। ठीक है, इसके अलावा काइटिन भी जो है पॉलीसैकराइड है। चलिए बताना है कि सुक्रोज जो है कौन सा सैकराइड है? सुक्रोज डाइसैकराइड है, क्योंकि सुक्रोज किससे बनता है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से, 2 लोगों से मिल करके। माल्टोज कैसा शर्करा है? यह भी डाइसैकराइड है, क्योंकि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बराबर माल्टोज। चलिए बताना है कि क्रेब्स चक्र की खोज जो है कब और किसने किया था? क्रेब्स चक्र की खोज हेंस क्रेब ने 1937 में। क्रेब्स चक्र की खोज जो है किसने किया था? हेंस क्रेब ने 1937 ईस्वी में। 1937 ईस्वी में। श्वसनी पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन प्रमुख श्वसनी पदार्थ है, जिसमें सबसे पहले किसका श्वसन होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है। इसीलिए धावक को ऊर्जा के लिए सबसे पहले क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्लूकोज का ग्लूकोज का सेवन कराया जाता है। बताने कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का भंडारण समाप्त होने के बाद किसका श्वसन होता है? तो प्रोटीन का श्वसन होता है। तो किस इसमें बताइए किस श्वसनीय पदार्थ को बॉडी बिल्डिंग्स बोलते हैं? बॉडी बिल्डर्स प्रोटीन्स को बोलते हैं। नेक्स्ट बताना है श्वासोच्छ्वास की क्रिया में बताना है कि अंदर ली गई वायु में नाइट्रोजन कितना % होता है? 78। और बाहर निकाली गई वायु में कितना % नाइट्रोजन? 78%। नेक्स्ट आपको बताना है अंदर ली गई ऑक्सीजन में कितना ऑक्सीजन होता है? हवा में ऑक्सीजन 21% होता है। अंदर ली गई हवा में ऑक्सीजन 21%। 21%। जब उसे बाहर निकालिएगा तो 17% हो जाएगा। अंदर ली गई हवा में कार्बन डाइऑक्साइड कितना %? 0.04%। 0.03% होता है। 0.03%। जब उसे बाहर निकालिएगा तो 4% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होगा। चलिए नेक्स्ट आप लोगों को बताना है CO2 प्लाज्मा में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है। इस रूप में कितना % कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है? तो 7% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। CO2 जो है प्लाज्मा में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है, जिसमें CO2 का कितना % परिवहन होता है? तो 7%। चलिए आपको बताइए कि कर्ण में कितनी अस्थियां होती हैं? कर्ण में, कान में 3 6 होती है। ठीक है, तो इसमें यानी कि एक कान में 3 होगा, एक कान में 3 होगा। तो बताइए कि कर्ण में अस्थियों की संख्या 6 होता है, जिसमें इनका क्या क्या नाम है? कर्ण के अस्थियों का नाम बताइए। मैलियस, इनकस और अस्टेपिस। मैलियस, इनकस और अस्टेपिस। बताइए कि कान की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? अस्टेपिस है, अस्टेपस है। नेक्स्ट बताना है कि ऊपरी बाहु को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ऊपरी बाहु की हड्डी को ह्यूमरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। अग्र बाहु की हड्डी को क्या बोलते हैं? रेडियो आल्ना बोलते हैं। रेडियस और आल्ना। कलाई की हड्डी को क्या बोलते हैं? कार्पस बोलते हैं। कलाई की हड्डी को कार्पस।
हथेली की हड्डी को क्या बोलेंगे? मेटाकार्पस, मेटाकार्पस। अंगुली की हड्डियों को फ्लैंजिस बोलेंगे, अंगुली की हड्डियों को फ्लैंजिस। फिर से आपको बता देना है कि ऊपरी बाहु के अस्थि को क्या बोलेंगे? ह्यूमरस बोलेंगे, ह्यूमरस। अग्र बाहु के अस्थि को क्या बोलेंगे? रेडियो और आलना। कलाई के अस्थि को क्या बोलेंगे? कार्पस। अंगुली के हड्डियों को क्या बोलेंगे? फ्लैंजिस बोलेंगे, फ्लैंजिस। अंगुली की हड्डियों को फ्लैंजिस। जांग की हड्डियों को क्या बोलते हैं? फीमर बोलते हैं, जांग की हड्डियों को फीमर। पिंडली की जो हड्डियां होती हैं कौन कौन होती हैं? तो टिबिया और फिबुला होती हैं, टिबिया और फिबुला होती है पिंडली। घुटना के हड्डी को क्या बोलेंगे? घुटना के पटेला, घुटना के हड्डी को पटेला बोलते हैं। टखना के हड्डी को टार्सल, टखना के हड्डी को टार्सल बोलते हैं। तलवा के हड्डी को, तलवा के हड्डी को जो इस तरह होता है नीचे वाला मेटाटार्सल होता है, तलवा के हड्डी को मेटाटार्सल्स। चलिए, कर्ण के अस्थियों को क्या क्या नाम है? मैलियस, इनकस और स्टेपिस, जिनकी संख्या 2-2 होती है, यानी 6 होती है। नेक्स्ट बताना है, 2-2 होती हैं, यानी कि इसमें एक और इसमें एक, सब मिल 3-3 6 हो गया। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है ना, मैलियस की संख्या 2 हो गई, इनकस की संख्या 2 हो गई और स्टेपिस की हड्डियों की संख्या 2 हो गई। इस तरह कुल मिलाकर 6 हड्डियां हो गई कान में। ठीक है, एक कान में 3 और दूसरे कान में 3 हो गई। नेक्स्ट आपको बताना है कि ऊपरी बाहु, यानी इसे किस नाम से जानते हैं? ऊपरी बाहु को ह्यूमरस। इसकी हड्डियों की संख्या कितनी है? 2 होती है। ह्यूमरस की हड्डियों की संख्या 2 है। अग्रबाहु, अग्रबाहु की हड्डियों की संख्या 2, इसका क्या नाम है? रेडियो और आलना, इसकी भी हड्डियों की संख्या 2 होती है। कलाई की हड्डियों की संख्या, कलाई की हड्डियों को कार्पस कहते हैं, हड्डियों की संख्या हो जाएगी 16, कलाई में 16 हो जाएगा। हथेली में हड्डियों की संख्या 10 हो जाएगा, जिसे हम लोग मेटाकार्पस के नाम से जानते हैं। अंगुली में हड्डियों की संख्या जो है 28, जिसे हम लोग फ्लैंजिस के नाम से जानते हैं। चलिए, आपको बताना है कि पसलियों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। पसलियों में कुल हड्डियों की संख्या 24। और रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या विकसित होने पर कितनी हो जाएगी? 26 हो जाएगी। रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या विकसित होने पर 26। और रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या प्रारंभ में कितनी होती है? 33। रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या प्रारंभ में 33। कर्ण की अस्थियों की संख्या 6, फेशियल की अस्थियों की संख्या 14 होती हैं। कपाल की अस्थियों की संख्या 8 होती है, कपाल की अस्थियों की संख्या 8। और सिर की कुल हड्डियों की संख्या 29, सिर की कुल हड्डियों की संख्या 29। बाल्यावस्था में कुल हड्डियों की संख्या 208, बाल्यावस्था में 208, शिशु अवस्था में 300। और मनुष्य में मतलब कि शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206, यानी विकसित होने पर 206 हो जाएगा। मनुष्य का जो मस्तिष्क है किस खोल में बंद रहता है? क्रेनियम नामक खोल में बंद रहता है। मनुष्य का मस्तिष्क जो है किस खोल में बंद रहता है? क्रेनियम नामक खोल में बंद रहता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन बोलिए 1400 ग्राम होता है। यानी कि 1350 से 1400 ग्राम, 1350 से 1400 ग्राम। नेक्स्ट आपको बताना है कि दर्द, ठंडा, गर्म की पहचान करने वाला जो है मस्तिष्क का कौन सा भाग है? थैलमस हो जाएगा, थैलमस हो जाएगा। गर्म कहेगा, ठंडा कहेगा, दर्द इत्यादि को पहचानने वाला तो थैलमस है। नेक्स्ट आपको बताना है कि रक्तदाब हो गया, जल का उपक्षय हो गया, पसीना हो गया, गुस्सा हो गया, खुशी इत्यादि का नियंत्रण जो है कौन सा ग्रंथि करती है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। नेक्स्ट आपको बताना है दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण कौन सा करेगा? तो कास्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कास्पोरा क्वाड्रिजेमिना। दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण कौन करेगा? तो कार्पोरा क्वाड्रिजेनिमा, कार्पोरा क्वाड्रिजेनिमा। नेक्स्ट आपको बताना है कि सेरिब्रम का कार्य क्या है? तो यह है बुद्धिमत्ता का केंद्र होता है, स्मृति का केंद्र होता है, इच्छा शक्ति का केंद्र है।
ऐच्छिक गतियों का भी केंद्र है, ज्ञान, वाणी और चिंतन का केंद्र है। यानी कि आपको पूछेगा कि बुद्धिमत्ता का केंद्र, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक शक्तियों, ज्ञान, वाणी और चिंतन का केंद्र कौन है? तो सेरी ब्रह्म हो जाएगा। ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का इसमें विश्लेषण एवं समन्वय होता है। नेक्स्ट आपको बताना है एक कोशिकीय जंतु जो होते हैं, एक कोशिकीय जंतु वह किसके द्वारा उत्सर्जन करते हैं? किस माध्यम से? विसरण माध्यम से। एक कोशिकीय जंतु किस उत्सर्जन कैसे करते हैं? विसरण माध्यम से। नेक्स्ट बताना है पोरीफेरा संघ के जंतु जो है किस माध्यम से विसरण मतलब कि उत्सर्जन करेंगे? तो विशिष्ट नलिका तंत्र द्वारा, विशिष्ट नलिका तंत्र द्वारा। मोलस्का समुदाय के जो है उत्सर्जन किसके द्वारा किया जाएगा? मूत्र अंग द्वारा, मूत्र अंग द्वारा। रक्त दाब मापने वाला यंत्र बोलिए। रक्त दाब मापने वाला यंत्र स्फेग्नोमैनोमीटर होता है। लसिका में पाई जाने वाली कणिकाएं क्या कहलाती हैं? लसिका में पाई जाने वाली कणिकाएं ब्लड के कणिकाएं लिम्फोसाइट्स कहलाती हैं, लिम्फोसाइट्स कहलाती हैं। ये वास्तव में श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं। नेक्स्ट आपको बताना है कि सामान्य मनुष्य का रक्त दाब जो है कितना से कितना होता है? 120/80। नेक्स्ट आपको बताना है कि रक्त दाब मापने वाला यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर हो गया। चलिए नेक्स्ट आपको बताइए कि मनुष्य का रक्त दाब जो है कितना mmHg होता है? 120/80 mmHg होता है, जिसे हम लोग सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के नाम से जानते हैं। तो सिस्टोलिक बाई डायस्टोलिक, यानी सिस्टोलिक की जो है 120 हो जाएगा और डायस्टोलिक 80 हो जाएगा। चलिए बताना कि हृदय संकुचन और स्थिरता को सम्मिलित करके, अगर सम्मिलित करते हैं तो इसे किस नाम से जानते हैं? हृदय धड़कन के नाम से जानते हैं। यानी कि संकुचन और स्थिरता जब होगा, यानी सिस्टोल और डायटोल जब होगा, तो इसे हम लोग हृदय धड़कन के नाम से जानते हैं। सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। जबकि भ्रूण अवस्था में रहेगा तो 150 बार, यानी 140 से 150 बार। एक धड़कन में जो है कितना मिली जो है रक्त पंप होता है? 70 मिली। एक धड़कन में लगभग 70 मिली रक्त पंप करता है। नेक्स्ट आपको बताना है कि आग्नाशय के एक भाग में जो है कौन सी कोशिकाएं मतलब कि क्या पाया जाता है? तो बीटा कोशिकाएं, जिन्हें हम लैंगरहैंस की दीपिका कहते हैं। लैंगरहैंस की दीपिका जो है आग्नाशय का एक भाग है, जिसमें से 3 कोशिकाएं निकलती हैं। बीटा कोशिकाएं, बीटा सेल यानी कि बीटा कोशिका हो गया, जिसे हम लोग इंसुलिन के नाम से जानते हैं। अल्फा कोशिका जिसे हम लोग ग्लूकॉन के नाम से जानते हैं। और गामा कोशिका एक होता है जिसे हम लोग सोमैटोस्टेटिन के नाम से जानते हैं। यह तीनों क्या है? एक प्रकार के हार्मोन हैं जो कहां से निकलते हैं? आग्नाशय की कोशिकाओं से। चलिए बताना है कि इंसुलिन का कार्य क्या है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करना। ठीक है। नेक्स्ट आपको बताना है कि इंसुलिन का सर्वप्रथम जो है खोज किसके द्वारा किया गया था? हाँ, फ्रेडरिक बैटिंग एवं चार्ल्स बेस्ट के द्वारा। कब किया गया था? 1921 ईस्वी में। तो इंपीरियल बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। बताना है कि महाविभाजक जो है वर्ष जो है किस वर्ष को घोषित किया गया है? 1921 ईस्वी को ही। 1921 ईस्वी को ही। लघु विभाजक कहेगा तो गलती हो गया है। चलिए लघु विभाजक कहेगा तो एक बार चेक कर लीजिए तो थोड़ा सा चेक कर लीजिए। नेक्स्ट आपको बताना है
रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा जो है बढ़ना क्या कहलाता है? कौन सा रोग हो जाएगा? मधुमेह हो जाएगा। 1921 को महान विभाजक वर्ष के नाम से जानते हैं, जबकि 1951 को लघु विभाजक वर्ष के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है कि लार जो है, लार से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं? टाइलिन और माल्टेज होते हैं। टाइलिन और माल्टेज होते हैं। जठर रस, जठर रस से कौन से एंजाइम निकलते हैं? तो पेप्सिन और रेनिन, पेप्सिन और रेनिन होता है। अग्नाशय रस से कितने एंजाइम निकलते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन? ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज अग्नाशय से। और आंत्र रस से कितने एंजाइम निकलते हैं? तो 5 होते हैं। इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज। फिर से आंत्र रस से कितने एंजाइम? 5। इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज। चलिए लार से बता दीजिए कौन कौन से एंजाइम? टाइलिन और माल्टेज। नेक्स्ट है जठर रस से कौन कौन? पेप्सिन और रेनिन, 2 ठो था, पेप्सिन और रेनिन। अग्नाशय रस से 3 थे, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। चलिए बताना है आप लोग को कि छोटी आंत के पाचन में जो होते हैं कितने एंजाइम का स्त्रावन होता है? तो यही 5 हैं, आंत्र रस से निकलते हैं। यानी छोटी आंत जो है इसके द्वारा इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और लाइपेज निकलते हैं। तो इरेप्सिन का कार्य क्या है? इरेप्सिन का तो शेष प्रोटीन एवं पेप्टोन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। शेष जो है प्रोटीन एवं पेप्टोन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। माल्टेज का कार्य क्या है? तो माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। माल्टेज जो है माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। सुक्रेज का कार्य क्या है? तो यह सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है। और लैक्टेज का कार्य क्या है? तो लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज में परिवर्तित करता है। और लाइपेज का तो इसका कार्य है इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करना। मनुष्य में रुधिर वर्गों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन है? ए बी और ओ। ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, इसके बाद ए बी हो गया और ओ। बताइए कि सर्वाधिक रक्तदाता किसे कहते हैं? सर्वाधिक रक्तदाता कहेगा तो ओ नेगेटिव को कहेंगे। आ सर्वाधिक मतलब कि सर्वात्रिक जो हो जाएगा रिसेप्टर किसे कहते हैं? तो ए बी को कहेंगे। नेक्स्ट आपको बताना है ब्लड का थक्का जो है किसके कारण जमता है? विटामिन के। किस विटामिन के कारण? के कारण। अगर बताइए कि अगर हमारा कोई अंग कट जाता है तो किसके कारण रक्त थक्का जमेगा बाहर? प्रोथ्रोम्बिन के कारण, प्रोथ्रोम्बिन के कारण। आज जबकि शरीर में रक्त जो थक्का किसके कारण नहीं जमता है? हिपैरिन के कारण। चलिए बताना है कि एरिथ्रोसाइट जो है किस ब्लड कार्पस को कहते हैं? आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। आज जबकि थ्रोम्बोसाइट किसे कहेंगे? ब्लड प्लेटलेट्स को कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट कहेगा तो ब्लड प्लेटलेट्स को। आज जबकि ल्यूकोसाइट कहेंगे तो डब्ल्यूबीसी को कहेंगे। प्रिय व्यूअर्स, आप सभी को यह क्यूज बेहतर लगे तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।